स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है मेरी सहयोगी मानसी दवे। और बाजार में आज है हालांकि ब्लैक फ्राइडे। कल भी हमने कमजोरी का सत्र देखा, लेकिन अमेरिका से जिस तरह के संकेत आए उन्होंने भारतीय बाजारों का मूड खराब करने का काम किया। इनफैक्ट पूरे एशियाई बाजारों का मूड खराब किया और खास तौर से फाइनेंशियल स्टॉक्स की आज तेज पिटाई हो रही है, क्योंकि कल वहां पर एक बैंक SVB फाइनेंशियल में हमने 60% की गिरावट देखी और आफ्टर मार्केट में भी वहां 20% के आसपास की भारी गिरावट आई और उसका पूरा का पूरा असर आ रहा है भारतीय बाजारों पर। आज बहुत कम ऐसे शेयर हैं निफ्टी में जो आज हरे निशान के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। टाटा मोटर लीड कर रहा है, लेकिन वहां पर भी बढ़त 1% से कम की ही है। टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO पर अब नजर है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पर देखेंगे तो फाइनेंशियल में HDFC ट्विंस, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों में 2% से ज्यादा कमजोरी है। इसके अलावा SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ये प्रेशर बनाने काम कर रहे हैं और बजाज ट्विंस वहां से भी बाजार पर प्रेशर है। निफ्टी बैंक है 670 अंक नीचे, तकरीबन 1.5% टूटा है और 40,500 के स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। निचले स्तर से हल्की रिकवरी है, उसको रिकवरी हम कह नहीं सकते क्योंकि सस्टेन करना भी मुश्किल लग रहा है। अभी भी 17,400 के आसपास ही है निफ्टी, तो 65-70 अंकों के आसपास संभला है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि किस तरह की चाल यहां से बाजार में होती है। इस पर हम व्यू लेंगे, समझेंगे कि चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, आखिरी कारोबारी सत्र है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जानेंगे और आपकी जो भी शेयरों से जुड़े सवाल हैं उनको भी शामिल करेंगे। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। 9167329108 इस पर आप फोन कीजिए, SMS कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी ET9 स्वदेश है मौजूद। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का पता आपकी स्क्रीन पर @ET9 स्वदेश पर जाकर आप अपनी क्वेरीज हमसे शेयर कीजिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। रत्नेश और विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। रत्नेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल हमने एक तेज सेल ऑफ का सेशन देखा, 3 दिनों की तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू हो रहा है और ग्लोबल क्यूज कहीं ना कहीं एक मंदी वाली आशंका भी है। हमने ब्रेंट को भी थोड़ा करेक्ट होते हुए देखा है, तो अभी संकेत ग्लोबली थोड़े खराब लग रहे हैं। आप ये बताइए कि 17,300 की तरफ अगर निफ्टी फिर से जाता है या फिर उससे नीचे जाएगा तो क्या बाय करना चाहिए या फिर बेहतर ये होगा कि थोड़ा ऊपर जाए तो बल्कि सेल करके चले? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। सबसे पहले हम अगर चार्ट देखें, यहाँ पे मैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देख रहा हूँ, तो आज काफी बड़ा गैप डाउन हमको देखने को मिला है। और अगर हम 200 मूविंग एवरेज लाइन को प्लॉट करें तो उसके नीचे ही हमको ओपनिंग मिली है। बट अब सबसे बड़ी सिल्वर लाइन ये है कि निफ्टी ने जो 17,350 345 का जो लो था 28 फरवरी 2023 का, उसको होल्ड करा है। तो मेरे लिए आज के सत्र की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज इंट्राडे में भी 17,345 का लो नहीं तोड़ा है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवर में है जा रहा है, वो लॉन्ग साइड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस मात्र 17,345 तक का ये उसके नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से हमको और ज्यादा वीकनेस बाजार में देखने को मिलेगी। इसलिए एक बार मेरे हिसाब से अगर किसी को लॉन्ग करना है तो एक वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में भी ज्यादा लंबे टारगेट तो नहीं जा सकते, पर हाँ 17,550 या 17,580 ये टारगेट तक के लिए लॉन्ग हो सकता है। वहां पे से फिर वापस से एक सेल अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो इंडाइसेस रहेगा वो थोड़ा रेंज बाउंड प्ले करेगा। बट अभी भी आप देखेंगे आज की इतनी गिरावट के बाद में भी कहीं ना कुछ मिड कैप स्टॉक्स में हमको एक्टिविटी बराबर देखने को मिल रही है। तो हमारा कंटिन्यूशन से यही रहा हमारे दर्शकों के लिए और क्लाइंट्स के लिए कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मूव पे ध्यान दें और थोड़ा सा मिड कैप पे ध्यान लगाएं, तो उनमें थोड़ी सी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि इंडाइसेस को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, गैप अप गैप डाउन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। उससे ज्यादा बेटर होगा क्या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे और मिड कैप पे जाए। ये तो क्लियरली इंडेक्सेस को तो अवॉइड करने की राय और ऑफ कोर्स ये बिल्कुल रैशनल अप्रोच है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें कल वीकली एक्सपायरी के ठीक बाद हमने देखा ऑन अ वीकली एक्सपायरी डे ऑल्सो बिकवाली का दबाव था और आज ये बिकवाली और ज्यादा गहराती हुई दिख रही है। हर सेक्टर हर पॉकेट में गिरावट है, सिर्फ और सिर्फ FMCG एक सेक्टर है जो कि परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट 50% अप मूव्स निफ्टी FMCG प्ले में नजर आ रहा है, लेकिन भारी बिकवाली जो है निजी बैंक क्षेत्र में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच भी रखना है और काफी ज्यादा स्मार्टली आपको इस वक्त बाजार को प्ले आउट करना होगा। मिड कैप स्मॉल कैप में मौके मिलेंगे। आइए सवाल जवाब का
सिलसिला तो हम शुरू करेंगे ही। बाजार की गिरावट है लेकिन मार्केट में सुपर फ्राइडे, हर फ्राइडे हम काफ़ी सारी स्पेशल्स और कई सारे स्पेशल सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो क्लियरली आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे हर सुपर फ्राइडे में हम मार्केट गपशप आपके लिए लेकर आते हैं 11 बजे। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में इस वक्त कौन से सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत होती है। आज होगा कुछ मीठा हो जाए, क्या है ये थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। 12:30 बजे G20 से जोश एक और स्पेशल है, और साथ में कुछ की नजर वीकेंड स्पेशल 3:30 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। किशन कुमार हमारे साथ, हमारे पहले व्यूअर जुड़े हैं राजस्थान से फोन लाइन से। किशन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा सवाल है आपका, कौन से स्टॉक पे खरीदारी की है आपने? गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास में SW सोलर के 50 शेयर है 320 पे मैम। मैं इसे 5-7 साल होल्ड करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा मैम? ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, SW सोलर में खरीदारी इन्होंने की है, 50 शेयर्स खरीदे हैं। और विवेक आपसे जानना चाहेंगे, खरीद के दाम 320 के हैं, इनकी खरीद से नीचे यहाँ पर इनफैक्ट स्टॉक में 325 के लेवल्स, तो क्लियरली 5 रुपए का मुनाफा है। हालांकि सिर्फ 50 शेयर्स खरीदे हैं इसलिए इनका प्रॉफिट फिगर जो है छोटा नजर आ रहा है, लेकिन SW सोलर करंट लेवल्स पर इनकी खरीदारी से इन्हें क्या पोजिशन रखनी चाहिए, क्या इंटैक्ट रखा जाए, और क्या और ज्यादा एक्यूमुलेशन करने की राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर बेसिकली काफी सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, और दिक्कत ये है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो होगा लेकिन आपका रिटर्न्स कभी भी बहुत लॉन्ग टर्म और जेस्टेशन पीरियड इसका बहुत बहुत लंबा रहता है। तो आज के दिन अगर आप इस कंपनी को देखो तो रिजल्ट्स कोई खास नहीं आए थे। ऑफकोर्स एक रिकवरी मोड में है स्टॉक, और मुझे लगता है कि 345 तक ये जाएगा। लेकिन वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखो अभी भी ये नुकसान करती हुई कंपनी है, तो इसका एक जो अपसाइड बोलते हैं ना वो बहुत ही कैप रहेगा। तो मतलब फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं है आज के दिन। मेरी यही सलाह रहेगी कि मुझे लग रहा है कि करीबन 345 तक जा सकता है। उधर अगर जाता है तो आप उधर एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और यहाँ से भी अगर आपको ये पर्टिकुलर नहीं है कि मेरे को तो इसको होल्ड ही करना है, तो आप धीरे धीरे हर 5 रुपए के राइस में आप इसको अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो आप सेफर साइड में रहोगे। तो स्टॉक मुझे बहुत रिस्की लग रहा है, बहुत छोटी कंपनी है, करीबन 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आगे चल के भी मुझे कोई बहुत उम्मीदें नहीं है स्टॉक से फिलहाल। तो अवॉइड ही रहेगा मोस्टली, और सेल ऑन राइज रहेगा। ठीक है, उछाल पर रणनीति अपनाना है आपको। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार में गुजरात चलेंगे, वहां से नटवर लाल हमारे साथ हैं। नटवर जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। मैंने वर्लपूल लिया था 100 रुपये में 100 शेयर। 100 रुपीज में कब लिया था आपने सर? 100 रुपये में 100 शेयर, उसमें से 25 शेयर 2200 रुपया बेच दिया। आपने ये लिया कब था ये 100 रुपए में? वो 10-15 बरस हो गया होगा। 15 साल हो गया। मानसी देखिए कैसे बाजार रिवॉर्ड करता है ऐसे निवेशकों को जो लेके, ये वही कैटेगरी है लेके भूल जाने वाली जो हम बात करते हैं ना। नटवर लाल जी को बधाई देनी चाहिए। हाँ, उन्हें इन्वेस्टमेंट को और इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को समझा, और देखिए क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। हाँ, और निकल भी गया, देखिए स्मार्टली 25 शेयर बेच भी दिए, तो कॉस्ट की तो कोई टेंशन ही नहीं है। 100 रुपए तो खैर अब अभी भी ऊपरी स्तरों से करेक्ट होने के बाद भी करीब 1400 रुपए के आसपास का भाव, इसमें 1350 के आसपास के भाव हैं। विवेक, वर्लपूल क्या सजेस्ट करेंगे आप नटवर जी के लिए? क्या इसमें निवेशित रहें? ऊपरी स्तरों से हालांकि करेक्ट हुआ है शेयर, ये क्या सलाह होगी आपकी? अभिषेक, यहाँ पे एक सबको पाठ पढ़ने की जरूरत है। देखिए, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 10, 12 या 15 बरस हो गए, मतलब साल हो गए लिए हुए, और हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग तो सिर्फ 5-5 मिनट का कैंडल चार्ट भी देखते हैं, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म हो जाता है। देखिए, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। अभी क्यों स्टॉक नीचे गया 2000 करीबन लेवल से अभी 1400 के नीचे, इसके लिए चल रहा है क्योंकि कोविड के बाद में जो रिकवरी आई थी, तो सबका पहला इंपॉर्टेंस था रोटी कपड़ा और मकान। और ये जो व्हाइट गुड्स की सेल्स अगर देखो तो बहुत ही धीमी होके रखी है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे और आगे चल के स्टेबिलिटी आती है और हम लोग रिकवरी की ओर दौड़ते हैं, तो जैसे ही आपका स्पेंडिंग हैबिट, मतलब आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, तो वर्लपूल है, IFP है, ऐसी कंपनीज को आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो ये जितने भी हाउस इंप्रूवमेंट स्टॉक्स है और जितने भी व्हाइट गुड्स कंपनीज है, इनमें देखिए अभी एक गिरावट का माहौल है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है। इन लेवल्स पे डेफिनेटली आपको बेचना नहीं चाहिए, इतने साल आपको हो गए लिए हुए।
तो आप उसको जस्ट भूल जाइए, तो आपका फ्री वाला क्वांटिटी हाथ में बचा है, तो ये वापस जाएगा 1800-1900 जाएगा, लेकिन हाँ 2 साल का पीरियड लगेगा। और जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में इंक्रीज होगी, यहाँ से ये रिकवरी देगा। तो जस्ट वेट करिए, और ओवरऑल कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। तो विवेक, अभिषेक बता रहे हैं रोटी कपड़ा मकान का जिक्र आपने किया। कपड़ा मकान रोटी जरूरी, लेकिन कपड़े धोने की मशीन वर्लपूल इसी कैटेगरी से जुड़ा स्टॉक। और इनफैक्ट वाइट गुड सेगमेंट अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि गर्मियाँ इतनी जल्दी आ गई है इस बार, मॉनसून या कह सकते हैं इनफैक्ट वेदर का ट्रेंड ही बदल रहा है, और इसी के चलते ये सेगमेंट है जो कि फ्लेवर में रहेगा, और इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में एक्शन दिखेगा। नटवर लाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी अच्छा निवेश है आपका, इसी तरह से पॉजिटिव निवेश आप करते रहें, आपका पोर्टफोलियो जो है वो हरा भरा रहे, यही आपके लिए हमारी बेस्ट विशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए, अमोल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। अमोल, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है सवाल आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। एमएमटीसी मैडम मेरे पास 43 से 1000। ओके, 1000 शेयर्स एमएमटीसी के खरीदे हैं। कब की खरीद है आपकी, और कोई टाइम फ्रेम आपने मन में बनाया था जब ये खरीदारी की थी? टाइम फ्रेम 2 साल रख सकता हूँ मैडम मैं, अभी लिए 6 महीने पहले। ठीक है, 42 के दाम पर रत्नेश एमएमटीसी के स्टॉक इन्होंने खरीदे हैं। 31 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, अपनी खरीद के स्तर से नीचे जा गिरा है ये स्टॉक, और नुकसान झेल रहा है ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का। पिछले 1 साल का ट्रेंड भी अगर देख रत्नेश, एमएमटीसी के स्टॉक में कोई खास मूव्स दिखे नहीं है। इन्होंने ऊपरी कह सकते थोड़े से ऊपर के लेवल्स पर खरीदारी कर ली है, अब क्या किया जाए? बिल्कुल सही बात है मानसी जी आपकी कि अगर चार्ट देख रहा हूँ मैं कंटिन्यू, अगर लॉन्गर फ्रेम में भी देखूं, अगर मंथली चार्ट भी देखूं, वीकली चार्ट भी देखना और डेली चार्ट भी देखना, तो कंटिन्यू लो फॉर्मेशन इसमें दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये राय रहेगी, इसमें अगर ये 30 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो वो रखना चाहिए, और उसके नीचे बंद देने पे इसमें से निकल जाना चाहिए, कि हो सकता है उसके बाद में इसमें और हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इससे बेटर है कि ये जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस तरह के बाजार में, इनसे निकल के दूसरे स्टॉक्स में स्विच करना चाहिए, जो कि कंटिन्यू हम लोग 18 आवर्स पे देते रहते हैं सुबह दोपहर में। तो उसमें से कुछ सिलेक्ट करके उसमें ज्यादा मेरे हिसाब से इसमें निकल के 30 रुपए का स्टॉप लॉस निकाल के स्विच करते हैं। ठीक है, एमएमटीसी को लेकर ये व्यू श्रीकांत गरे का सवाल लेंगे, जो कि आया है व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है सीडीएसएल के शेयर 34 की संख्या है 1180 रुपए के भाव पर, और इस वक्त भाव है 992 रुपए का आपकी स्क्रीन पर। विवेक, प्लेटफॉर्म वाले जो स्टॉक्स थे, और हम खास तौर से सीडीएसएल की बात करें तो 2020 और 2021 बहुत ही शानदार साल रहा। हम इनको लगातार जंप होते हुए देखा, हमने कई गुने रिटर्न दिए इन्होंने निवेशकों को। लेकिन 2022 एक करेक्शन वाला फेज आया, और 2023 में भी हम देखने की रिकवरी कोई खास साइंस दिख नहीं रहे हैं शेयरों में। सीडीएसएल पर आपका क्या व्यू है? अभी थोड़ा और समय दें तो कुछ फायदा होगा, या फिर यहाँ से स्विच करने की राय होगी आपकी? अभिषेक, इस स्टॉक पे हमने बहुत बार इनफैक्ट बात की है, जब ये मतलब 4 डिजिट में था, हायर 4 डिजिट 1500 के ऊपर। और उस वक्त मैं यही बोल रहा था कि जो 2020 और 21 में देखा गया, मतलब फुल फ्लेज्ड हर एक आदमी डीमैट अकाउंट खोल रहा था, और इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट था करके ये स्टॉक इतना ऊपर गया। लेकिन अब देखिए, वो सारा का सारा सेटल डाउन हो गया है। और इनफैक्ट अब न्यूज आ रही है, थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि कितने इन्वेस्टर्स तो मार्केट को छोड़ के चले गए, और ये प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है। एक दिन 200 पॉइंट अप, एक दिन 200 पॉइंट डाउन, ऐसे अगर चलेगा तो काफी इन्वेस्टर्स आगे भी बाहर जाएंगे कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको छोड़ के निकलते हैं। तो ये एक फिनोमिनल अगले 1 साल के लिए और जारी रहेगा, और इसका प्रेशर सीडीएसएल में बाकायदा देखने को मिल रहा है। और जो वॉल्यूम्स है, आप अगर देखो तो एनएसई और बीएसई में दोनों में ही बहुत जबरदस्त तरीके से डिप हुआ है। तो स्टॉक मुझे यहाँ पे भी कॉस्टली लग रहा है, और मुझे लगता है कि 800 एक अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा अगर किसी को लेना हो। देखिए, लॉन्गर टर्म, अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म अगर देखो तो मैं बहुत बुलिश हूँ स्टॉक पे। अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म मतलब अभी जैसे वर्लपूल वाले इन्वेस्टर आए थे ना, वैसे अगले 10-15 साल के लिए, क्योंकि यहाँ से जो इन्वेस्टर बेस है वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेगा। और इंडिया में 2 ही डीपी रहने वाले हैं, वो एक सीडीएसएल, और जब भी एनएसडी लिस्ट होगा वो एक दूसरा वाला, दैट्स ऑल। सिर्फ 2 डुओपोली कंपनी है, ये डुओपोली बिजनेस रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसमें लॉस या प्रॉफिट आपके जो भी हो रहा है वो बुक कीजिए, और मुझे लगता है कि 800 एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। जब 800 आएगा वापस बात करेंगे, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत कॉस्टली लग रहा है।
सही कहा आपने। इनफैक्ट डुओपोली सेगमेंट है और इसमें इस वक्त तो सीडीएसएल की ही मोनोपोली है, क्योंकि एनएसडीएल अभी लिस्ट नहीं हुआ है। तो सीडीएसएल प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, लंबी अवधि का नजरिया रखना होगा। आपकी खरीदारी के लेवल से नीचे गया है, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म प्ले इस स्टॉक में काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़े, धीरज। इन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर हमें सवाल भेजा है। अडानी एंटरप्राइजेस पर 50 शेयर्स की खरीदारी। रत्नेश 1988 के लेवल्स की खरीदारी इन्होंने की है अडानी एंटरप्राइजेस में। पिछले इनफैक्ट अडानी ग्रुप को ही अगर देखें, पिछले कुछ हफ्तों से लगातार खबरों के चलते फोकस में भी रहा है और अडानी ग्रुप स्टॉक्स में अलग अलग बटी हुई राय भी इस वक्त दिख रही है। कैसे देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस? 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे, इनकी खरीद से नीचे है स्टॉक में, लॉस इस वक्त झेल रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज का पूरा ही अगर हम ग्रुप की बात करें तो काफी वोलेटिलिटी चल रही है। रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती है, कुछ नेगेटिव रहती है, कुछ पॉजिटिव रहती है। तो इस तरह के स्टॉक्स में या ग्रुप में ट्रेड करना थोड़ा सा रिटेल निवेशकों के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी चलती रहती है। हालांकि उन्होंने काफी नीचे के स्तर पर खरीदा है, तो मेरे हिसाब से अगर इनको रखना है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, तो एक 1850 रुपए का इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उसके नीचे अगर ये बंद देता है तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना चाहिए, और ऊपर में कहीं पे भी 2030 आता है तो वहां पे मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी ये जो ट्रेड करेगा पूरा रेंज में ही ट्रेड करेगा। थोड़ा सा मैं इसमें अवॉइड की सलाह देना चाहूंगा। सेंटिमेंट्स थोड़े से कंसर्न्स जहाँ पर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हो चुके हैं और इसी के चलते एक रेंज में ही रहेगा। तो अगर आपको अच्छे लेवल्स पर एग्जिट पॉइंट मिल रहा है तो फिर एग्जिट करने की ही राय यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से अडानी एंटरप्राइजेस पर मिल रही है। हमारे साथ विनोद जुड़ गए हैं, पटना से जुड़े हैं। विनोद नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। मेरे पास BEL के 2000 शेयर हैं, 100 रुपये 38 पैसे के रेट पे, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल इसे रखना चाहता हूँ। इसके संबंध में एडवाइस चाहिए। ठीक है, विवेक लंबी अवधि के निवेशक हैं, लेकिन BEL 2000 शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं। इनफैक्ट 100 के लेवल्स पर खरीदारी के लेवल्स जो है 100 हैं, 95 के स्तरों पर BEL में इस वक्त हम ट्रेड देख रहे हैं। नुकसान है इस वक्त, लेकिन BEL में ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस क्या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से ऑफकोर्स आप ट्रेड का नजरिया देंगे, लेकिन साथ ही BEL का स्टॉक क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक हैं, इनके लिए राय क्या होगी? मानसी देखो, डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा था और उसके कारण सारे डिफेंस स्टॉक्स में एक बाल देखा गया था, ऐसे बोल सकते हैं। और वो एक बार ठंडा पड़ना ही था और जो ठंडा पड़ चुका है। लेकिन जो सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बहुत बुलिश है, और उसमें BEL एक लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे इसको लगातार अगले कई साल तक ऑर्डर मिलते रहेंगे। और सरकार का भी फोकस हम लोगों ने देख लिया कि बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंस पे फोकस है, ये बजट के नंबर्स भी दर्शाता है। तो BEL फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, और पिछला जो रिजल्ट आया था वो भी ठीक ठाक आया था। वैल्यूएशन कॉस्टली हो गए थे, इसके लिए ये करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि आप होल्ड कीजिए, और ये भी लगता है कि करीबन ये 92 से नीचे नहीं जाने वाला है। मतलब आपके ये बाई प्राइस से 5-10 रुपए ऊपर नीचे ये घूमेगा थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद में जैसे ही वापस डिफेंस एक सेटल हो जाता है ऐसे सेक्टर, आपको इसमें वापस एक रैली देखने को मिलेगी। अब जो पहली बार रैली, पिछली बार जो हमने रैली देखी थी, वैसे एक वन साइडेड रैली नहीं देखने को मिलेगी इसमें। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहने वाला है। तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, प्रोमोटर अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्रोमोटर, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ा कॉस्टली है अभी भी, लेकिन ये धीरे धीरे आपको सेटल होते हुए दिख जाएगा। डिफेंस प्लेज में इनफैक्ट अगर हम देखें, चुनिंदा नाम है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते भी हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है, BEL भी है, पॉजिटिव है। यहाँ पर फंडामेंटल्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखें, आज नहीं तो कल अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे भी, क्योंकि सरकार का बड़ा फोकस है डिफेंस प्लेज पर। एक और सवाल देख लेते हैं। जगजीत सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल भेजा है। रत्नेश, बजाज फाइनेंस में 100 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है, 7000 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। इनके एंट्री लेवल से नीचे गया है 5857 के लेवल्स पर। बजाज ट्विंस पर ही आप अपना नजरिया बताएं, क्योंकि बजाज फिनसर्व में तो पिछले कुछ दिनों में न्यूज फ्लोज के चलते एक मोमेंटम दिखा है, लेकिन बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है काफी साइडवेज रिएक्ट कर रहा है। नुकसान ये झेल रहे हैं, इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? बजाज फाइनेंस को पर्टिकुलर बात करें तो काफी लंबे टाइम से हम देखेंगे। अगर हम सितंबर से देख ले, सितंबर 2022 से, तो कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड का इसमें फॉर्मेशन बना हुआ है। हालांकि अब जो स्टॉक है काफी अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। अगर हम थोड़ा सा मिड टर्म का लेवल देखें तो मेरे हिसाब 5600 5400
ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से अब इस तरह के स्टॉक्स में यहाँ पे एक बिकवाली नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें। एक बार इसमें जो रिवर्सल पैटर्न बनेगा वो 6530 इसके ऊपर निकलता है, तो एक रिवर्सल इसमें जरूर पैटर्न बन सकता है, फिर वहां से हमको एक तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी सलाह रहेगी अभी स्टॉप लॉस लगा ले बजाज फाइनेंस में, और जो कि स्टॉप लॉस मिड टर्म का आएगा 5400 का, तो वो स्टॉप लॉस लगा के अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करें। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस में इस वक्त नुकसान है तो इस पोजीशन को होल्ड रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें, वक्त वक्त पर रिव्यू करते रहें, हमसे सवाल पूछे, हर लेवल पर जहां भी आपको कंफ्यूजन हो उन स्तरों पर हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि नुकसान झेल ही रहे हैं तो इस पोजीशन को इंटैक्ट रखें, थोड़ा सा स्टॉक को पॉजिटिवली अपसाइड देखने दें, उसके बाद कोई डिसीजन यहाँ पर लेंगे। ऐसा तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट का अपडेट लेना भी काफी जरूरी है। एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट, बेस मेटल्स के चाल और एग्री कमोडिटीज में क्या कुछ है खास, कमोडिटी के ABCD लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन हर रोज की तरह जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं। कमोडिटी की ABCD में आज हम MCX पे ट्रेड होने वाले जितने भी नॉन एग्री कॉन्ट्रैक्ट है उसमें किस तरह की ट्रेडिंग यूनिट, क्या लॉट साइज है और क्या आपको मार्जिन देना पड़ता है वो बताएंगे। गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट जिसका 1 किलोग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है, 100 का लॉट साइज है। गोल्ड मिनी में 100 ग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है, 10 का लॉट साइज है। गोल्ड गिनी में 8 ग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है और लॉट साइज की अगर बात करें तो एक है। गोल्ड पेटल का 1 ग्राम का लॉट साइज है, यहाँ पर भी 1 का ही लॉट साइज है। मार्जिन क्या देना पड़ता है गोल्ड के बेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तकरीबन आपको 5.5 लाख के आसपास का शुरुआती मार्जिन आपको देना होता है। गोल्ड मिनी के लिए 55,000 रुपए, 5,000 के आसपास गोल्ड गिनी का और गोल्ड पेटल का करीब 550 रुपए। हालांकि ये प्राइस के हिसाब से वेरी भी कर सकते हैं, एक अनुमानित मार्जिन हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है? तो सिल्वर जहां पर 30 किलोग्राम का और 30 का लॉट साइज है। सिल्वर मिनी का 5 का लॉट साइज है, 5 किलोग्राम का यहाँ पर ट्रेडिंग यूनिट है। सिल्वर माइक्रो में 1 किलोग्राम का ट्रेडिंग यूनिट है, 1 का लॉट साइज है, यानी लॉट साइज इनटू मार्केट प्राइस जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका 10% आपको मार्जिन देना पड़ेगा। अगर सिल्वर के बेस कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो करीब 2 से 2.25 लाख रुपए शुरुआती मार्जिन आपको देने होंगे, फिर उतार चढ़ाव के हिसाब से ये मार्जिन घटबढ़ होंगे। सिल्वर मिनी में 36,000 रुपए से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत फ्यूचर्स में कर सकते हैं और सिल्वर माइक्रो के लिए सिर्फ 7,000 के आसपास की मार्जिन रकम से ही आप यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब क्रूड की समझते हैं, क्रूड में किस तरह के मार्जिन लगते हैं। क्रूड ऑयल में के बेस कॉन्ट्रैक्ट में 100 बैरल का है, यानी 100 का लॉट साइज है और क्रूड ऑयल मिनी जो नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है उसमें 10 बैरल का लॉट साइज है। लेकिन इसमें मार्जिन कितना लगेगा? क्रूड में अनुमानित 2 लाख रुपए से ज्यादा का मार्जिन आपको शुरुआती मार्जिन देना होगा और क्रूड ऑयल मिनी में 20,000 रुपए में ही आप ये ट्रेड कर सकते हैं, यानी काफी सस्ता है। इसलिए क्रूड मिनी पर फोकस MCX का बढ़ता जा रहा है। नेचुरल गैस का 1250 MMBTU का ट्रेडिंग यूनिट है, 1250 का लॉट साइज है और मिनी जो 14 मार्च से शुरू होने वाला है उसका लॉट साइज 250 का है। तो एक अनुमानित मार्जिन क्या हो सकता है वो भी आप देख लीजिए। 95,000 से 1 लाख रुपए के आसपास का नेचुरल गैस का मार्जिन है, मिनी में 5,000 का है। अब चलिए बेस मेटल्स पे चलते हैं। बेस मेटल्स के भी 5 कॉन्ट्रैक्ट में से 4 कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है। निकेल में हालांकि ट्रेड नहीं हो रहा है। जिंक का 5,000 का लॉट साइज है, 5 मीट्रिक टन का यहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट है। जिंक मिनी में 1 मीट्रिक टन का यहाँ पर मीट्रिक टन का ट्रेडिंग यूनिट है और 1,000 का लॉट साइज है। एल्युमिनियम में भी वही है, 5,000 और 1,000 का एल्युमिनियम मिनी में। आपको चार्जेस क्या देने होंगे अगर शुरुआती आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में? तो मार्जिन क्या है? करीब 1.5 लाख में आप जिंक में शुरुआत कर सकते हैं फ्यूचर्स के बेस कॉन्ट्रैक्ट में। जिंक मिनी में ट्रेड करने जाते हैं तो 30,000 के आसपास आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। करंट मार्केट के आसपास ये अनुमानित मार्जिन है। एल्युमिनियम में करीब 1 लाख रुपए में और एल्युमिनियम मिनी में 20,000 में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेड, कॉपर और निकल को भी समझते हैं। हालांकि निकल में भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन लेड में भी 5,000 का बेस कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज है और 1,000 का लेड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। लेकिन कॉपर में 2500 किलोग्राम का मिनी आना अभी बाकी है। इसमें आपको मार्जिन कितना देना पड़ता है वो समझ लेते हैं। अगले प्लेट की तरफ चलते हैं, वो आपको बता देते हैं। लेड में 80,000 रुपया और 17,000 रुपए में लेड मिनी में आप ट्रेड कर सकते हैं और कॉपर में करीब 2 लाख रुपए में आप ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि निकल में अभी ट्रेड नहीं हो रहा है तो इसको आप बाद में देखेंगे कि किस तरह के अनुमानित। अब आखिरी प्लेट आपके लिए होगा इंडेक्स को लेकर, जहां पर बुलियन इंडेक्स है जिसका लॉट साइज 50 का है, 46,000 आपको अनुमानित मार्जिन देने होंगे। एनर्जी इंडेक्स है जिसमें क्रूड और एनजी का समावेश है, 125 का लॉट साइज है, 88,000 के आसपास यहां पर अनुमानित मार्जिन है। मेटल इंडेक्स में 50 का लॉट साइज और 55,000 का
ट्रेडिंग मार्जिन आपको शुरुआत में देना। तो ये कुछ बारीक बातें हैं अगर आप MCX के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहते हैं तो। ये तो नॉन एग्री कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको विस्तार से समझा रहे थे विश्व मोहन। शुक्रिया विश्व मोहन, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कमोडिटी मार्केट से जुड़ी आपने हमें पहुंचाई। नमस्कार, मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ में अभिषेक और आज फिर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सौमित सरकार। तो मार्केट गपशप में हम हल्के फुल्के अंदाज में बाजार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी हो और जहां पर हम काफ़ी एक्शन भी देख रहे होते हैं या फिर उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही होती हैं और बड़ी बातों को बताने के लिए हम फिर से ये लेकर आ गए हैं सेगमेंट खास। और आज हमारा फोकस है सौमित, कुछ मीठा हो जाए, जैसा कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, शुगर सेक्टर पर आज बात करें। शुगर सेक्टर पर आज फोकस है। दरअसल उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो चीनी का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और कंपनियों के पास एक्सपोर्ट के मौके तो हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस पर सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर कैप लगा रखा है, सीमा लगा रखी है। वहीं एथेनॉल को लेकर मांग बढ़ रही है, लेकिन एथेनॉल के जो दाम है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिसकी कंपनियों ने उम्मीद कर रही होगी या फिर जिससे उनको फायदा हो। लेकिन बावजूद इसके हाल फिलहाल हमने देखा है कि चीनी के जो शेयर रहे हैं वो पिछले हफ्ते भर में या फिर महीने भर की बात कर लें तो वहां पर हमने तेजी देखी है। लेकिन चीनी शेयरों में क्या हम ये कह सकते हैं कि नई तेजी की शुरुआत हो गई है? क्या पोर्टफोलियो में मिठास और बढ़ाएंगे शुगर शेयर? और आगे के लिए आउटलुक क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज मार्केट गपशप में। आप बिल्कुल कहीं जाइएगा नहीं। और आज इस खास सेगमेंट में हमें गाइड करने के लिए, चीनी शेयर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। लेकिन पहले सौमित आपके पास आएंगे। आप ये बताइए कि जो हाल फिलहाल की जो तेजी हो रही है शुगर शेयरों में, उसको देख के क्या माने, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जो नई एक तेजी की साइकिल होती है वो शुरू हो गई है या फिर अभी बस कुछ दिन चलेगी और फिर वो स्थिर हो जाएगी? अभी हम एक काम करते हैं, पहले हम आपको ट्रिगर्स बता देते हैं कि ये रैली कर चुके हैं और उसके बाद हम आपको रिस्क भी बता देते हैं। फिर शायद एक्सपर्ट हमें बता सकेंगे कि इस पे हम क्या इस पे हम बेट कर सकते हैं कि यार एक्चुअली ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है कि नहीं शुगर स्टॉक्स में। तो अगर हम ट्रिगर्स की सबसे पहले बात करें तो अगर आप देखेंगे तो दो मेन ट्रिगर है जिसके वजह से हमें शेयर प्राइसेस में अच्छा खासा अपमूव दिखा है। सबसे पहला ये है कि प्राइस, और दूसरा ये है कि जो डिमांड है उसको लेके भी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है और सप्लाई साइड पे थोड़े बहुत कंसर्न देखने मिल रहा है। अब प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस जो है वो अपने 6 ईयर हाई पे है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर जो है वहाँ पे लो स्टॉक्स है और जो आउटपुट बनाने शुगर केन या शुगर बनाने वाली कंट्रीज़ जो है वहाँ पे आउटपुट की चिंता काफ़ी ज़्यादा है। जैसे इंडिया और थाईलैंड में वेदर कंडीशंस एडवर्स होने के कारण आगे चलते आउटपुट का कंसर्न है सबसे बड़ा। ब्राज़ील में अगर हम देखें तो जो केन क्रशिंग या गन्ना काटने का जो सीज़न होता है वो थोड़ा सा डिले हो चुका है। अब वो डिले होने से जो शिपमेंट होंगे वो भी डिले होंगे और शिपमेंट का जो टाइमिंग अब होगा शुगर का ब्राज़ील कंट्री से वो सोए के शिपमेंट के साथ मैच करेंगे। तो उस कारण जो है जो टर्मिनल्स है ब्राज़ील में वो ज़्यादा कंजेशन हो जाएंगे, तो वहाँ से शिपमेंट्स भी डिले हो सकते हैं। तो ये रहा ब्राज़ील के रिलेटेड कंसर्न्स। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप जो कि एक मेजर कंज्यूमर भी है और एक प्रोड्यूसर भी है, तो प्रोड्यूसर साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हीट वेव होने के कारण और ड्रॉट टाइप सिचुएशन होने के कारण आउटपुट पे एक इम्पैक्ट देखने मिला और कंजम्पशन फिर भी अपने हाई पे चल रहा है। तो कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा अभी भी डिमांड में है यूरोप में। अब चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में रीओपनिंग के कारण एक डिमांड वेव आने की एक्सपेक्टेशंस है, प्लस चाइना में भी ड्रॉट और एल नीनो के कारण भी आउटपुट पे एक डाउट चल रहा है। तो ये रहा सारा सप्लाई साइड इशू जिसकी वजह से प्राइसिंग में भी हमें एक अपमूव देखने मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो शुगर कंपनीज यानी कि पूरी दुनिया में थोड़ी संकट है, भारत सिर्फ ऐसा देश है जहां पर डिमांड भी है, प्रोडक्शन का एक पीछे से फोर्स भी मिल रहा है और अगर कहीं एक्सपोर्ट को लेके पुश मिल गया, अगर वो कैपिंग थोड़ी सी सरकार ने रिलैक्स कर दी तो यहाँ से उम्मीद ये करनी चाहिए कि जोर से भागेंगे शेयर। क्या और कुछ ट्रिगर हैं सौमित जो चीनी शेयरों को ऊपर लेके जा रहे हैं या फिर आगे और ऊपर लेके जा सकते हैं? मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था कि एक्सपोर्ट जो है ना वो एक और ट्रिगर है शुगर कंपनीज के लिए। अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसे बता रहे हैं, जबकि कोई कंफर्मेशन अब तक हमें मिला नहीं इस चीज़ पे, बट न्यूज़ रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट शायद थोड़ा रिलैक्स कर सकती है एक्सपोर्ट को, करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन से रिलैक्सेशन आने की एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इथेनॉल जो है एक बहुत बड़ा बूस्ट रहा है शुगर कंपनीज के लिए पास्ट में। अब अगर आप करंट कैपेसिटी देखेंगे इथेनॉल की तो करीब 7 बिलियन लीटर्स के आसपास है और जो
गवर्नमेंट की टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, ये अगर मीट करना है 2030 तक, तो जो 7 बिलियन का जो कैपेसिटी है इसको डबल करना होगा। अब ये कैपेसिटी डबल होगी तो ऑब्वियसली एक डिमांड बूस्ट आएगा इस कारण, और शुगर कंपनीज को भी बेनिफिट हो सकती है इसकी। तो इसी कारणों की वजह से, क्योंकि सारी शुगर कंपनीज की खुद की इथेनॉल की भी रिफाइनरीज है, तो इन सब कारणों की वजह से हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है शुगर लिस्टेड शुगर कंपनीज में आज के टाइम। सुमित, एक चीज़ और है कि जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब ये एथेनॉल को लेकर खबरें आई हैं सरकार की तरफ से, और कंपनियां भी अपने प्रोडक्शन कहने के जो आप बता रहे हैं कि रैंप अप कर रही हैं, उसको बढ़ा रही हैं, लेकिन शायद वो जो दाम होना चाहिए, जो भाव मिलना चाहिए, वो अभी तक उनको मिल नहीं पा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कंपनी अगर मार्केट कैप के लिहाज से श्री रेणुका, EID पैरी, बलरामपुर चीनी, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन अगर प्योर एथेनॉल प्ले की बात करें, मान लीजिए अगर वहां से फायदा निकल के आना है, तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी इसमें कौन सी होगी? प्योर इथेनॉल प्ले अगर कंपनी अगर आप देखेंगे तो प्राज इंडस्ट्रीज एक प्योर इथेनॉल प्ले वाली कंपनी हो जाती है। बट इथेनॉल की, जैसे आप कह रहे थे कि जो प्राइसिंग हो रही है, वो डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है इथेनॉल का, बट प्राइसेस उतने ही स्तर से नहीं बढ़ रहे, और रॉ मटेरियल प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, तो उस कारण अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत ये भी कह सकते हैं क्या कि ये रिस्क है सबसे बड़ा? ये एक बड़ा रिस्क है उनके लिए, क्योंकि अगर जिन्होंने उस उम्मीद में ये शेयर खरीद रखे हो या फिर खरीदना चाहते हो, थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, कह सकते हैं। यस, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है इनका, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्राइसिंग जो इथेनॉल की वो उतने फास्ट नहीं बढ़ रही है जितना RM प्राइसेस बढ़ रहा है, बट डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, वो उस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की टारगेट है 20% ब्लेंडिंग की 2030 तक। सुमित, आप ये बताइए, अब चूंकि देखिए शादियों का सीजन चल रहा था, तो भारत जो देश है ना वो मिठाइयों का देश है। आप चाहे कलकत्ता से लेके महाराष्ट्र, गुजरात तक चले आइए, आपको हर शादी में चीनी का ह्यूज कंजम्पशन है, ह्यूज। अब वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, सीजन खत्म हो रहा है। क्या थोड़ी सी हम डिमांड में नरमी यहाँ से देख सकते हैं? एक वो भी कॉशन रखना चाहिए शुगर शेयरों को एनालाइज करते वक्त। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड का कभी कोई इशू रहा नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया में हमेशा से शुगर का डिमांड रहा है, और जब जब शुगर का डिमांड थोड़ा बहुत कम नीचे हुआ है या इन्वेंट्री बढ़ा है, तब गवर्नमेंट ने उसको एक्सपोर्ट कैप बढ़ा के उसको एडजस्ट कर दिया गया है। तो ग्लोबली या इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो डिमांड का ऐसा कुछ इशू नहीं है। मेन इशू था सप्लाई साइड से, या मेन कंसर्न्स है, अभी तक इशू अब तक निकले नहीं है, वो मेन कंसर्न्स है कि सप्लाई कम हो सकता है, और इसी कारण हमें ये प्राइस में, इंटरनेशनल प्राइसेस में, जबकि इंडिया में प्राइसेस अभी तक शुगर के नहीं बढ़े हैं, याद रखिएगा, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इंटरनेशनल प्राइसेस कितने भी ईयर के हाई पे क्यों ना हो, इंडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो शुगर प्राइसेस है वो डीकपल्ड है, गवर्नमेंट सेट करती है, उस इंटरनेशनल प्राइसेस से कोई रिलेशन नहीं है। इंटरनेशनल में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे प्राइसेस से नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी अपनी जगह, एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी, बट एक्सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी पे जो अब न्यूज आई है 1 मिलियन मेट्रिक टन, पहली बात तो इंडिया में उतनी इन्वेंट्री नहीं है कि गवर्नमेंट शायद ये बढ़ा पाए, और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी आगे चलते आउटपुट कम होने की थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तो अगर आउटपुट कम हो जाती है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कैपेसिटी या एक्सपोर्ट कैप जो है वो नहीं बढ़ने वाला है, और अगर एक्सपोर्ट कैप बढ़ भी जाता है, कहने का लंबुल हुआ भी है सुमित कि मौके तो हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी है, उसका हमें थोड़े ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जरूर। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और समझते हैं। इंडी ट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय आज के हमारे खास एक्सपर्ट, चीनी कितनी मीठी होगी यहाँ से ये समझने के लिए हमारे साथ समझाने के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, सर स्वागत है ET9 स्वदेश पर। हम चीनी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल फिलहाल खबरें भी आई हैं। हमने चीनी शेयरों में तेज़ी भी देखी, हफ्ते भर की बात करें या फिर महीने भर की बात करें तो जो फ्रंट लाइन के जो स्टॉक्स हैं 8% 10% ये चले हैं, एक तरफा रैली देख रहे हैं हम। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये अप मूव जो शुगर में जो चल रही है, जो मिठास जो बन रही है, ये यहाँ से अभी और चलते रहेंगे या फिर अभी तेजी हो गई है, थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए सेक्टर को लेके? देखिए, चीनी ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री के बारे में 2-3 चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जैसे आपके सहयोगी एक्सप्लेन कर रहे थे, ग्लोबल डिमांड सप्लाई का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी हिसाब से डिमांड क्या होगा, शुगर प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, इसका एक उम्मीद किया जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरी खास बात है इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसका जिक्र भी आप लोग कर रहे थे, और वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों में स्थापित होगा, यही हम लोग मानते हैं। पर हाँ, इसमें इथेनॉल की प्राइसिंग वगैरह का इश्यूज जरूर है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
पर एक ये जो दो फैक्टर्स या इंडिया में स्पेसिफिक डिमांड, इंडिया का प्रोडक्शन, ब्राजील का सप्लाई, यूरोप, चाइना, ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। पर एक बड़ा चीज इसमें रहता है वो कि सरकार का पॉलिसी, सरकार का डिसीजन। आज देखिए जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि सुनने को आ रहा है कि 1 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट का, एडिशनल एक्सपोर्ट का परमिशन दिया जाएगा, और ये खबर जब बाजार में आया तब ये एक्साइटमेंट चालू हो गया। अब ये होगा नहीं होगा किसी को मालूम नहीं है, और इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, क्योंकि शुगर बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है, और जब इलेक्शन आसपास आता है तो सरकार भी थोड़ा सतर्क रहते हैं, ताकि इसमें फार्मर्स इन्वॉल्व है, मिल ओनर्स इन्वॉल्व है और कंज्यूमर्स इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत ही सतर्कता की जाती है सरकार की तरफ से, तो इस पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज अगर आप इकट्ठे देखें तो हम लोगों को लगता है कि शुगर शॉर्ट मीडियम टर्म में बहुत वोलेटाइल रहता है, और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है शुगर इंडस्ट्री में वो पॉजिटिव है। लग रहा है कि आपको अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है अगर आप 3 से 6 महीना का व्यू लेके आएंगे। पर याद यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ये वोलेटिलिटी है और लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज के साथ आपको खेलना पड़ेगा। तो बाय नेचर यू नीड टू बी एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। अब अगर लंबी अवधि की बात, एक्चुअली हम लोग मानते हैं कि शुगर इज इन ए गुड फेस, सो लंबी अवधि के लिए अगर कोई देख रहा है तो जरूर आप अच्छा क्वालिटी का शुगर कंपनी में शेयर खरीदारी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया होगा अगर आप प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि इथेनॉल ब्रांडिंग और इथेनॉल रिलेटेड वहां के दिग्गज कंपनी है, ग्लोबली एक अच्छा नाम है, वहां पे भी आप हिस्सा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो सुमित, तो आप प्राज का नाम ले भी रहे थे और सुदीप सर भी बोल रहे हैं कि प्राज प्योर इथेनॉल सहमति है प्योर इथेनॉल के दम पे। लेकिन सुदीप सर, एक जो सवाल छोटा सा लोगों के मन में आ रहा होगा, और हमने नाम भी दिया है कि कुछ मीठा हो जाए या नहीं करे, अभी मीठा थोड़ी सी दूरी बना लें। आपके हिसाब से अगर मान लीजिए जो इथेनॉल वाली स्टोरी चल रही थी उसने शुगर शेयरों को काफ़ी पंप भी किया, काफ़ी शुगर शेयरों ने अच्छा खासे स्तर दिखाए, बहुत तेज़ी हुई, लोगों ने पैसे भी खूब जम के कमाए। आपको लगता है कि ये इथेनॉल वाली स्टोरी ही इस सेक्टर को और आगे लेके जाएगी या फिर कुछ और ट्रिगर यहाँ से बनेगा? क्योंकि देखिए सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की तरफ से जो रेगुलेशन है और जिन वॉलेटिलिटीज की बात आप कर रहे हैं वो तो अपनी जगह पर रहने वाली हैं। यही मैंने बताया कि अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% जब अलाउ किया गया तो आई थिंक एक बहुत अच्छा काउंटर बैलेंस है एक्सपोर्ट, और जो ग्लट आ जाता था कभी कभी प्रोडक्शन एक्सेस होने के कारण, ग्लोबल मार्केट प्राइसेस क्रैश करने के कारण, वो समस्या इंडस्ट्री को फ्यूचर में शायद फेस करना ना पड़े, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का परसेंटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ाया गया है और आज जो कैपेसिटी है इसको डबल करना पड़ेगा वो मीट करने के लिए। तो और बाकी सारे जो टाइप के फ्यूल्स हैं वहां पे ब्लेंडिंग परमिट किया गया है, इंक्लूडिंग एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा चीज है, और इसी को नजर में रखते हुए हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं प्राज में जरूर हिस्सा खरीद सकते हैं। और हाँ, शुगर कंपनीज के शेयर ने बहुत अच्छा रन किया पिछले 1-1.5 महीने में, तो शायद वैल्यूएशन रिच लग रहा है, पर फिर भी अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो EID पैरी जैसा काउंटर में आप ध्यान दे सकते हैं। सुदीप जी, एक सवाल ये भी था कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 1 मिलियन मेट्रिक टन से एक्सपोर्ट कैप बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, बट क्या ये 1 मिलियन मेट्रिक टन काफ़ी स्मॉल कैपेसिटी नहीं हो, स्मॉल कैप नहीं हो जाएगा? अगर आप इंडिविजुअली कंपनी वाइज देखेंगे तो किसको, मतलब क्या बहुत मीनिंगफुल बेनिफिट होगा किसी कंपनी को इससे? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 मिलियन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में छोटा कैपेसिटी है, बट एक सिग्नल के तौर पे और ओवरऑल इंडस्ट्री से 1 मिलियन वॉल्यूम निकल जाएगा तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वैसे अगर आप पूछे तो शायद फैक्टरी हो चुका है प्राइस में ऑलरेडी, वो जो 1 मिलियन का इम्पैक्ट एटलीस्ट शेयर मार्केट प्राइस में तो फैक्टरी हो चुका है। एक और रिस्क है तो आप, नहीं सवाल नहीं, एक और रिस्क है तो आप मेरे को पूछो कि एक। अब ये बताइए कि चूंकि हम एनालाइज कर रहे हैं पूरे सेक्टर को, मैंने तो खैर देखा है शुगर बनते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ गन्ने की पेराई और खेत में जाके गन्ने तोड़ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। आप ये बताइए कि और रिस्क आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस सेक्टर की अगर बात करें तो?
एक और कंसर्न जो है मार्केट को शुगर कंपनीज को लेके जो सता रही है दिमाग में है वो ये है कि अभी इलेक्शन पीरियड आ रहा है और यूजुअली इलेक्शन पीरियड में हमने देखा है कि जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस होते हैं, सैप प्राइसेस जो होती है शुगर केन को लेके, उसको बढ़ा दिया जाता है फार्मर्स को बेनिफिट हो इस कारण। तो ये एक बड़ा रिस्क है कि अगर शुगर केन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली शुगर रिफाइनिंग कंपनीज जो है इनके मार्जिन्स पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये एक और कंसर्न है मार्केट को, इससे ना ही शुगर बनाने वाली कंपनीज को बट इथेनॉल वाली कंपनीज को भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक कंसर्न अभी स्ट्रीट के दिमाग में है। इसका भले इमीडिएट इम्पैक्ट ना हो बट इलेक्शन अगले साल ही है, तो ये एक कंसर्न भी स्ट्रीट में चल रहा है अभी शुगर कंपनीज को लेकर। अच्छा, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बलरामपुर चीनी का मैनेजमेंट था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इथेनॉल को लेकर डिमांड बढ़ रही है ना, उससे शुगर की कीमतों में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और हमारे दर्शक वो जानना भी चाह रहे हैं चीनी यहाँ से महंगी तो नहीं हो जाएगी, क्या इसके संकेत तो नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, इसके कोई संकेत अभी तक तो नहीं मिल रहे हैं, बट शुगर केन के प्राइसेस शायद बढ़ सकते हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। शुगर केन के प्राइसेस अगर बढ़े, और सही कह रहे हैं, ऐसा होता है कि मतलब गन्ना किसानों की एक बड़ी तादाद है वेस्टर्न यूपी में, बड़ी संख्या है, और यूपी वैसे भी इलेक्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश की दशा दिशा पूरी तय कर देता है। सुदीप जी, जिन रिस्क की बात सौमित कर रहे हैं कि एसएपी अगर बढ़ गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस अगर बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं मार्जिन को वो हिट करेगा, आप इसकी कोई आशंका देखते हैं? आपको लगता है कि ये भी एक कंसर्न है इस सेक्टर में? बिल्कुल, यही मैं जिक्र कर रहा था ना कि शॉर्ट टर्म में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी इसमें जाइए। और जो मैं तीसरे फैक्टर की बात कर रहा था, ग्लोबल डिमांड सप्लाई प्राइसेस और इथेनॉल, ये जो दो फैक्टर है, एक ग्लोबल डिमांड सप्लाई प्राइसेस, दूसरा इथेनॉल, और तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी इस सेक्टर को लेके है, यही मैं समझा रहा था। तो अभी आपके सहयोगी ने इसको साफ तरीके से बोला कि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के टाइम फार्मर का इंटरेस्ट ध्यान में रख के सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है। और जानते हैं हम लोग कि यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टेट है इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट में, और शुगर के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट स्टेट है। सो ऑब्वियसली फार्मर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और इसके चलते शुगर केन के प्राइसेस बढ़ने से मार्जिन, शुगर इंडस्ट्री का मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, मे बी फॉर अ लिमिटेड पीरियड, बट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। सो अनलेस यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं, अभी भी रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। लंबी अवधि के लिए बोथ प्राज एज वेल एज ईआईडी पैरी डू लुक गुड। ठीक है, शुगर भारत के लिहाज से बहुत अहम, और अगर हम 2022-23 की बात करें तो करीब 29 मिलियन मेट्रिक टन का कंजम्पशन, हम इतने की शुगर खा गए हैं सौमित। दो चीजें हैं इस पर और हम थोड़ा क्लैरिटी चाहेंगे। एक सवाल सौमित आपसे लूंगा, एक सवाल सुदीप सर आपसे लूंगा। अगर सौमित, अगर मार्जिन की बात करें तो जो आप कंसर्न थोड़े जता रहे थे कि मार्जिन शायद यहाँ से इम्पैक्ट हो जाए, हालांकि थोड़ी डिस्टेंट है, थोड़ी दूर की बात है वो, लेकिन अभी क्या कंफर्टेबल मार्जिन पर वो ऑपरेट कर रहे हैं? अभी कोई मार्जिन को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है इस वक्त? अगर हम देखें तो कोई मार्जिन को लेकर चिंता की बात उतनी नहीं है किसी भी शुगर कंपनी की। प्राइसेस इंडिया में तो स्टेबल रहे हैं, तो मार्जिन अभी नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट आगे चल रही है क्योंकि मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर इन करेगा। तो फॉरवर्ड लुकिंग को लेके ये कंसर्न्स है कि मार्जिन पे शायद एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है आगे चलते, इथेनॉल हो या शुगर हो, दोनों की साइड। ठीक है, मार्जिन वाली बात होगी। सुदीप सर, एक चीज ना, वैल्यूएशन वाला जो फैक्टर है वो शायद जो निवेश करते हैं वो जरूर ध्यान में रखते हैं। वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको कहां पर आकर्षक मौके दिख रहे हैं? आपने खैर प्राज का नाम लिया, आपने ईआईडी पैरी का भी नाम लिया, कुछ और आपके हिसाब से मौके बन रहे हैं? एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये, मान लीजिए शुगर से एसोसिएट करके अगर हम कोई सेक्टर को अगर देखना चाहें, क्योंकि ये कंपनियां एथेनॉल प्लांट लगा रही हैं, एथेनॉल वो किसी को बेचेंगी भी जो कि ओएमसीज है उनकी एक बड़ी बायर, आप किस तरह से सिनेरियो देख रहे हैं? कहीं और भी आपको मौके दिख रहे हैं इस सेक्टर में? जी, शेयर्स का नाम तो मैंने स्पेसिफिकली प्राज और ईआईडी का जिक्र किया, और जो रिलेटेड ओएमसीज वगैरह है वहां पे इथेनॉल को लेके इतना बड़ा आज के दिन में मुझे गेम चेंजिंग कुछ नजर में नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कैसे कैसे डेवलपमेंट्स होता है, पर एज सच ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी लेने के लिहाज से डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो ये चीनी को लेकर पूरी की पूरी चर्चा और क्या रिस्क हैं,
क्या कुछ स्थितियां पैन आउट यहाँ से हो रही हैं, ये सारी की सारी हमने चर्चा कर ली। और जो शेयर आपको फोकस में रखना है वो है प्राज और EID पैरी, ये रडार पर हैं। हमारे आज के खास एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर की। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका सर आज समय देने के लिए और इस पूरे शुगर सेक्टर को एनालाइज करने के लिए, इसको बिल्कुल एक परत दर परत इसको खोलने के लिए कि कैसे मौके बन रहे हैं, क्या चिंताएं हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं। और सुमित, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारी चीजें समराइज की हैं। तो आज मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।